Hello students, how are you? Hope you are safe and healthy at your place. Today we will discuss about optics. आज अपन ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं. देखिए ऑप्टिक्स है क्या? व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स में अपन लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट की बिहेवियर को देखते हैं कि लाइट का बिहेवियर किस तरह का है, लाइट का दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन क्या है. तो अगर मैं ऑप्टिक्स को शॉर्टली समराइज करना चाहूँ तो क्या है? इट इज द स्टडी study of light and its interaction with matter. तो देखिए लाइट की अपन स्टडी करते हैं, लाइट का बिहेवियर क्या है, लाइट दूसरे मैटर के साथ किस तरह से बिहेव करती है, ये अपन देखते हैं. देखिए लाइट का किसी भी मैटर के साथ दो तीन तरह से बिहेवियर हो सकता है. ठीक है, क्या क्या बिहेवियर हो सकता है? RET रेड. सपोज दैट लाइट किसी भी मैटर पे आती है तो उसका या तो क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है. The light may be reflected. ठीक है, या उसका क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन हो सकता है. लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है थ्रू द मैटर. एब्जॉर्प्शन हो सकता है. ठीक है, या उसका क्या हो सकता है? लाइट का ट्रांसमिशन हो सकता है. तो ये तीन तरह की बातें लाइट है वो किसी मैटर के साथ करती है. तो अपन लाइट के इस बिहेवियर को अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को अपन देखते हैं, ठीक है, और लाइट के एब्जॉर्प्शन को भी देखते हैं. तो इस स्टडी को हम ब्रॉडली तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं. मींस ऑप्टिक्स को अगर आप क्लासिफाई करने जाओ तो अपन ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन है मेनली तीन कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करते हैं. तीन कैटेगरी क्या है? फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स को जनरली अपन बोलते हैं जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स. सेकंड वन है अपने पास जो है फिजिकल ऑप्टिक्स, और थर्ड वन है अपने पास क्वांटम ऑप्टिक्स. तो लाइट का क्लासिफिकेशन मेनली तीन तरह से होता है, यानी ब्रॉड ऑप्टिक्स का अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहो, इफ यू विश टू गो विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट, देन हियर ओनली थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑप्टिक्स. द फर्स्ट वन इज geometrical optics, second one physical optics, third one is quantum optics. So mainly we have three classic category of optics. First one is geometrical. Optics. Second one is physical optics. And third one is quantum optics. ठीक है, ये आपके पास बेसिकली तीन कैटेगरीज आती है ऑप्टिक्स की: जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स. देखिए जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को कंसीडर कर रहे हैं. लाइट कंसीडर एज ए रे. हम लाइट को क्या कंसीडर कर रहे हैं? एज ए रे कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, मींस इस तरह से इसको कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, इसमें फिजिकल ऑप्टिक्स में लाइट को कंसीडर कर रहे हैं एज ए वेव. ठीक है, लाइट को वेव एज्यूम करते हुए अपन उसकी स्टडी करते हैं इन दिस मैनर. एंड इन क्वांटम ऑप्टिक्स वी कंसीडर लाइट एज ए पार्टिकल. ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी होती है. व्हाट इज द जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स? इन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी कंसीडर लाइट इज ए रे. एंड व्हाट इज द रे वी विल स्टडी फर्दर. तो इन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप क्या करते हो? लाइट को क्या कंसीडर करके चलते हो? एज ए रे. एंड फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को क्या मानते हैं? एज ए वेव मानते हैं कि भाई ये एक वेव है. हम किस तरह की वेव है वो भी आपको बताएंगे. लाइट इज जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लाइट को एज ए पार्टिकल मानते हैं. तो देखिए लाइट के हमने मैटर के साथ इंटरेक्शन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था: रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन.
तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन है आप वेव थ्योरी से और रे थ्योरी से, यानी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स की हेल्प से आप लाइट के रिफ्लेक्शन को और ट्रांसमिशन को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जब बात लाइट के एब्जॉर्प्शन की आ जाती है तो आपकी ये दोनों प्रॉपर्टी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका मैटर के साथ किस तरह का इंटरेक्शन होता है। ये आप इन दोनों ब्रांच से बता नहीं सकते हो। तो हम फिर लाइट को यहाँ जब आप एब्जॉर्प्शन की स्टडी करते हो तो हम लाइट के पार्टिकल नेचर पे जाते हैं और ये जनरली आपकी ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के अंदर अपन इसकी स्टडी करते हैं। ये आपकी बुक में है तो इसको एक और नाम दे सकते हो वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, क्योंकि अपन इसमें लाइट को ट्रीट कर रहे हैं एज ए वेव। और ये जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसको आप बोल सकते हो रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो आपके पास ब्रॉडली तीन तरह की ऑप्टिक्स की ब्रांच आ जाती है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स या पार्टिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इसको। पार्टिकल की तरह अपन लाइट को ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके देखो सिलेबस में ये तीनों ही ब्रांच है। आपको जब आप बात करते हो तो ये रे ऑप्टिक्स है, देन आफ्टर आपके पास वेव ऑप्टिक्स है और देन आफ्टर आपके पास ड्यू नेचर ऑफ मैटर या ड्यू नेचर ऑफ द लाइट है। तो अपन सबसे पहले इसकी स्टडी करते हैं कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको अभी एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को कंसीडर कर रहे हैं एज ए रे, ठीक है। तो अपना स्टडी का टॉपिक ये रहेगा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देन आफ्टर वेव ऑप्टिक्स, देन आफ्टर ड्यू नेचर। तो फर्स्ट वन अपन स्टडी करते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो देखो अब अपन बात करते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की ठीक है। और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आप शॉर्ट में बोल सकते हो रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में अपन लाइट को कंसीडर कर रहे हैं एज ए रे कंसीडर कर रहे हैं, मींस ये इस तरह की रे होती है। अब देखो किसी भी ब्रांच की जब आप स्टडी करते हो ना तो उसके ये कुछ नेसेसरी टूल होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अपने पास लाइट जो रे है उसके साथ कुछ टूल्स की रिक्वायर्ड होगी। तो वो टूल्स क्या हैं, तो अपन वो टूल्स देखते हैं क्या टूल्स अपने को रिक्वायर्ड होंगे। देखिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि लाइट को आगे अपन पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे कि लाइट एक वेव है, ठीक है, या स्पीड है इसके पास। तो स्पीड जिस भी ऑब्जेक्ट के पास होती है और जनरली आगे अपन कंसीडर ये भी करते हैं कि ये एक वेव है तो अपन इसकी एक फर्स्ट पैरामीटर अपन लेते हैं इसकी वेवलेंथ, तो ये इसका टूल जो होता है इसकी वेवलेंथ को अपन लैम्डा से डिस्टेंस डिनोट करते हैं। वेवलेंथ एक्चुअल में क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रे, जो रे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सपोज दैट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पहुंच रही है तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है ये वेव ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक, ये इसकी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है। जनरली अपन वेव के अंदर इसका और ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन करते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है इसका वो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये जितना पीक पॉइंट होता है किसी भी वेव का, किसी भी लाइट रे का, वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। हालांकि ये अपने वेव ऑप्टिक्स में काम आएगी ये दोनों चीजें, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि लाइट के साथ ये चीजें एसोसिएट होती है। थर्ड वन frequency, this is the most important point and we will use in ray optics. This is frequency of the light। frequency को जनरली nu से डिनोट किया जाता है। ये nu है v के जैसा साइन है, ठीक है, v ग्रेटर है और कई बुक में आपको ये n या f की फॉर्म में भी नजर आएगा। यहाँ nu बेसिक जो साइन है फ्रीक्वेंसी का
एन भी यूज किया जाता है और एफ भी यूज किया जाता है। आई विल यूज एफ, फ्रीक्वेंसी के लिए मैं एफ का यूज करूंगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चीज का रिपीट होना, वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो लाइट का रिपीट होना, लाइट का रिपीट होना क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है स्पीड, स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ द लाइट है वो जनरली वही v से डिनोट करते हैं अपन। और अगर आप बात करते हो वैक्यूम की, आप वैक्यूम की बात करते हो तो ये स्पीड को डिनोट किया जाएगा c से। और वैक्यूम में इसकी स्पीड जो होती है ये मैक्सिमम होती है, और इसकी वैल्यू भी होती है, फिक्स वैल्यू होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एंड रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज also a universal constant. It is universal constant and have the fixed value 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप यहां से देख सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम में कम होती है और वैक्यूम में ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नथिंग, दिस इज द 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको नेसेसरी टूल की रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट जो होती है, देखो ये एक सिंगल लाइट रे है। अगर आपके पास एक असेंबली आ जाए, ग्रुप आ जाए, बंच आ जाए लाइट रे का खूब सारा, ठीक है, तो ये पूरा बंच जो कहलाएगा, ये ग्रुप कहलाएगा। ये जो असेंबली है लाइट रेज की, ये असेंबली कहलाएगी, बीम कहलाएगी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बेसिक टूल थे जो हमारे को आगे इस चैप्टर में रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में अपन क्या करते हैं, इन टूल का भी यूज करते हैं और आगे अपन पढ़ते हैं लाइट को। बस बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग नेसेसरी, दिस इज लाइट कंसीडर एज ए रे, कि अपन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को क्या कंसीडर कर रहे हैं? रे। और इसके अंदर कौन सी बेसिकली दो फिनोमेना का यहां पर स्टडी की जाएगी। देखो तीन तरह की फिनोमेना होती है मैटर के साथ, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। तो अपन रे ऑप्टिक्स में इसका स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का। तो देखिए अब लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले हम वापस से उसी पॉइंट पे चलते हैं कि लाइट का किसी मैटर के साथ कितने तरह से इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन की अगर अपन बात करें तो ये तीन तरह का इंटरेक्शन होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और उसका क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन हो सकता है। ये तीन बातें होती हैं जिसे आप जनरली याद रख सकते हो रेट के नाम से, RAT, रेट। तो देखिए रिफ्लेक्शन की बात अगर अपन करें तो रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा कौन सा मैटर करता है? मैटर आप दो तीन तरह के होते हैं आपके पास मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए अगर आप लाइट के तीनों की बात करें तो अपन रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, तो इन दोनों की भी बात करूंगा। जो सॉलिड जो होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन रेट सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और सबसे कम किसमें होती है? गैस में होती है। लिक्विड के थ्रू भी रिफ्लेक्शन होता है और गैस के, हालांकि ये तीनों फिनोमिना ये शो करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी सॉलिड के थ्रू लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है, और लिक्विड के थ्रू भी लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और ट्रांसमिशन होता है। इन सेम फैशन गैस के थ्रू भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अपना स्टडी का पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो
अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसको चूज करें रिफ्लेक्शन की फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए? तो देखो सॉलिड होता है उसमें हाईएस्ट रेट होती है, हाई रेट होती है रिफ्लेक्शन, हाई रेट होती है किसकी? रिफ्लेक्शन की होती है, ठीक है। फिर किसकी होती है? उससे कम लिक्विड की होती है और उससे कम किसकी होती है? गैस की। यानी गैस से लाइट रेज है वो ट्रांसमिट ज्यादा होती है, ट्रांसमिशन रेट गैस की हाईएस्ट होती है। तो अगर अपन इनको कैटेगराइज करना चाहें तो एज सॉलिड जो रिफ्लेक्शन रेट है वो सॉलिड की ज्यादा होती है, एंड उससे कम किसकी होती है? लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होती है? गैसेस की होती है रिफ्लेक्शन रेट। सॉलिड, लिक्विड के थ्रू रिफ्लेक्शन और गैसेस के थ्रू रिफ्लेक्शन, ये ऑर्डर अपने को मिलता है रिफ्लेक्शन में। अगर अपन बात करें एब्जॉर्प्शन की तो एब्जॉर्प्शन में भी लगभग यही पैरामीटर रहेंगे एब्जॉर्प्शन में, लेकिन जब बात ट्रांसमिशन की आएगी तो ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होता है गैसेस में, देन आफ्टर लिक्विड और देन आफ्टर सॉलिड, ठीक है। तो ये बात आती है एब्जॉर्प्शन की। अब जब आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो तो अपन ने ये देखा कि यहाँ सॉलिड जो है उसकी रिफ्लेक्शन रेट हाई है, लेकिन सॉलिड तो बहुत सारे होते हैं। एक इंसुलेटर होता है वो भी सॉलिड होता है, लकड़ी है, पैराफिन है, मोम, सॉरी ये आपका क्या वैक्स होती है, ये सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। तो सॉलिड भी आपके फर्दर दो कैटेगरी के होते हैं, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। और कंडक्टर की जनरली अगर अपन बात करें तो मेटल आपके पास आते हैं। तो अगर अपन सॉलिड के अंदर भी देखें तो एक तो होता है मेटल, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। तो अपन ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम जब हाईएस्ट रिफ्लेक्शन रेट के साथ जाएंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से हम किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली सॉलिड को चूज करोगे। अब सॉलिड में भी फर्दर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि सॉलिड में किसको चूज करें अपन, मेटल को चूज करें या नॉन मेटल को चूज करें। तब आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो मेटल होता है इनकी दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन रेट होती है, हाईएस्ट रिफ्लेक्शन रेट होती है मेटल की, नियर अबाउट 95% प्लस रेट होती है इनकी रिफ्लेक्शन रेट। यानी मान लीजिए आपने 100% लाइट किसी मेटल पे डाली, ठीक है, तो उस लाइट का 5% पार्ट वो मेटल से एब्जॉर्ब कर पाएगा या उसको ट्रांसमिट कर पाएगा, 95% के अप्रॉक्स पार्ट है उसका ट्रांसमिट हो जाएगा। और इसी वजह से अपन जब मिरर बनाते हैं तो मिरर के जो पीछे पॉलिश की जाती है वो नॉर्मली किसकी की जाती है? मेटल की। हमने कभी सोचा है कि हम मिरर के पीछे कोई लिक्विड की लेयर क्यों नहीं लगाते, मिट्टी क्यों नहीं लगाते, लकड़ी की फ्रेम, लकड़ी है वो इंसुलेटर क्यों नहीं लगाते, या नॉन मेटल क्यों नहीं लगाते, प्लास्टिक क्यों नहीं लगाते? प्लास्टिक से भी होता है, नॉन मेटल से भी होता है, बट आपको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो किससे मिलती है? मेटल से मिलती है। तो रिफ्लेक्शन के लिए, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो क्या होगा? सॉलिड की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा क्या होगा कि वो जो सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन करवाना है आपको, वो सरफेस आपको कैसी चाहिए? मेटेलिक सरफेस चाहिए, बिकॉज द रिफ्लेक्शन रेट ऑफ मेटल इज हाईएस्ट इन द नेचर। सो फॉर रिफ्लेक्शन वी चूज द मेटल। ओके, तो अब मेटल को आपने चूज कर लिया, तो मेटल को चूज करने पर क्या होता है? तो मेटल ले लिया मैंने, कोई भी मेटल लो आप, उस मेटल से रिफ्लेक्शन रेट आपको हाईएस्ट मिलेगी। इसका एग्जांपल देखो, घर पे नए बर्तन लाते हो आप, स्टील के बर्तन लाओ या कोई नया व्हीकल लेके आओ जो स्टील का हैंडल होता है, उस पे आप देखो आपको अपनी इमेज बहुत क्लियरली दिखाई देगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस मेटल से क्या हो रहा है? परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाईएस्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए हमने मेटल को चूज किया है, ठीक है। और अब रिफ्लेक्शन भी दो तरह का हो सकता है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो सकता है और इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो सकता है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए फिर से आपको दो सरफेस की, दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी कि एक तो आपको चाहिए मेटल, और एक जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट चाहिए आपको, ठीक है। ये दो चीजें अगर आपके पास हैं, ये टूल दो आप ले आते हो, तो आप परफेक्ट रिफ्लेक्शन ले आओ, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्शन के फिनोमिना का पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लिए हमारे को जरूरत क्या पड़ेगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आपको टूल क्या क्या चाहिए भाई?
आपको टूल चाहिए, एक तो मेटल चाहिए, ठीक है, और प्लस क्या चाहिए आपको, फ्लैट सरफेस चाहिए। हालांकि फ्लैट कब चाहिए आपको, जब रेगुलर आपको रिफ्लेक्शन कराना है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन कराना है, तब तो फ्लैट चाहिए, अदरवाइज आपको सरफेस चाहिए बस। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी जब आप रिफ्लेक्शन की स्टडी करते हो। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमने चीजें ले ली हैं, हम उठा के ले आए मार्केट से, दो चीजें उठा के ले आए कि हम एक तो मेटल ले आए और एक सरफेस ले आए, मेटल का टुकड़ा लेके आए सपोज दैट। अब मेटल का टुकड़ा है, उसके साथ आपको वो सरफेस पे लगाना है, तो कैसे लगाओगे, तो ऐसे सीधे पांव तो लगा नहीं सकते, तो आप उसको मेल्ट कर लेते हो, मेल्ट करके और अपन उसकी पॉलिश कर लेते हैं, किस पे, सरफेस पे। ठीक है, तो सरफेस आप कैसी चूज करें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो सरफेस आप जब चूज करने जाओगे तो आपको सरफेस जनरली कैसी लेनी है, ट्रांसपेरेंट सरफेस लेनी है। सरफेस कैसी लेनी है, ट्रांसपेरेंट लेनी है। ट्रांसपेरेंट सरफेस होगी प्लस क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो ये दो चीजें आप बाजार से ले आओ और दो चीजों की अपन मिक्स कर देते हैं इनको, तब आपको क्या मिल जाएगी, रिफ्लेक्शन की फिनोमिना मिल जाएगी। और इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अपन इसको क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आप मार्केट से ना तो मेटल लाइए या ना सरफेस लाइए, आप सीधा क्या उठा के ला सकते हो, मिरर ला सकते हो। ठीक है, तो मिरर से के अंदर पास क्या है, मिरर के पास दोनों चीजें हैं, मेटल है उसकी, और एक सरफेस है, एक साइड जो उसकी है वो मेटल से पॉलिश होती है, और दूसरी साइड जो होती है वो सरफेस होती है, वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है। तो अगर इन दो चीजों का आप कॉम्बिनेशन बना देते हो तो आपको रिफ्लेक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ये टूल कलेक्ट कर लेते हैं। अब अपन पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए अपन वो ये कॉम्बिनेशन आते हैं कि ये मैंने एक सरफेस ले ली, कैसी सरफेस ले ली, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब इस सरफेस पे मैं क्या डाल रहा हूं, मेटल डाल रहा हूं, तो काम हो गया मेरा क्या, कि भाई अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो मुझे क्या शो कर देगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो कर देगा। ठीक है, तो यहां एक लाइट यहां इस बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है, यहां इस जगह, तो ये मेटल इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, क्योंकि मेटल की रिफ्लेक्टिंग रेट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से बाउंस बैक कर देगा। तो अगर आप लाइट को एज ए पार्टिकल मानो, तब भी ये चीज आपको नजर होती है कि भाई लाइट को मैंने पार्टिकल माना, और ये पार्टिकल जैसे इस सरफेस से स्ट्राइक होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद कीजिए, एक्शन वर्सेस रिएक्शन, व्हेनेवर यू पुल अप्लाई एनी फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल बी बाउंस बैक दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इस ये ऑब्जेक्ट था, आपने सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फोर्स अप्लाई किया, बाय दिस फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ये बॉल बाउंस बैक हो जाएगी। इन सेम फिनोमेना ऑकर हियर व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस बाउंस बैक दैट लाइट। तो लाइट का ये बाउंस बैक होना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अराइव, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? So you can say that whenever light strike on the boundary of a surface, then the bouncing back of light by the surface known as reflection of light. Okay, got it? अब reflection of light के कुछ लॉ हैं। क्या लॉ है? देखो, पहला लॉ, जो लॉ एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम इसके ऊपर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखना, ये लाइन है, नॉट द प्लेन, ये प्लेन नहीं है। मोस्टली बच्चे इसको ट्रीट करते हैं एज ए प्लेन, नॉट, दिस इज नॉट ए प्लेन, इट इज ए लाइन। सो व्हेनेवर लाइट रे स्ट्राइक ऑन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इट इज बाउंस बैक विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में लाइट रे स्ट्राइक होगी इस बाउंड्री पर, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, आप, मैंने तो अपनी जिंदगी में नॉर्मल नहीं देखा है। तो लाइट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्ट्राइक होती है जिस एंगल से ये एंगल आ जाता है आई, और इसी लाइन के रेस्पेक्ट में
ये बाउंस बैक होती है, ये आ जाता है एंगल आर नॉर्मली। तो ये वाला जो लाइन जो आपने ड्रॉ की है, इस लाइन को अपन बोलते हैं नॉर्मल। ओके, और ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, इस लाइट को आप बोलते हो, क्या बोलते हो, इंसिडेंट रे। और ये क्या कहलाएगी बेटा कि रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। और ये ऑब्वियसली लाइन है, नॉट द प्लेन। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इट इज नॉट ए प्लेन, इट इज नॉर्मल। और व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल इज ए लाइन। ओके, तो इस नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल आर है, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होती है। क्या नॉर्मल से फिनोमिना है कि व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सरफेस, एंड व्हाट इज द सरफेस? सरफेस इज हैज द मेटालिक एंड ट्रांसपेरेंट सरफेस, देन द लाइट इज बाउंस बैक। हालांकि ये कभी ध्यान रखना, दुनिया के अंदर ऐसा कोई सा ऑब्जेक्ट नहीं बना है जो 100% आपको रिफ्लेक्शन दे दे। 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लाइट का ये तीनों चीजें आपको मिलेगी, लाइट का रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। 100% रिफ्लेक्शन नहीं है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन। लेकिन अपन उस चीज को नेगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अपन तो ये मान रहे हैं कि साहब जितनी लाइट आई उतनी चली गई। ठीक है, अब लाइट का यहाँ एक चीज ध्यान रखना, मीडियम, कि ये मीडियम था बिफोर इंसिडेंस और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी लाइट का सेम मीडियम ही रहना है। तो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना को थोड़ा और जस्टिफाई कर सकते हो आप कि whenever light come from medium, come from any medium, then after reflection light goes in that medium। यानी जो इसका प्रीवियस मीडियम था, रिफ्लेक्शन से पहले का मीडियम था, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसका वही मीडियम रहना है। तो लाइट का बाउंस बैक होना क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्शन कहलाएगा। नॉर्मली इस पे ज्यादा मतलब हेडेक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस ये नॉर्मली ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो है इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो काम की चीजें हैं, वहां से क्वेश्चन कई बार नॉर्मली पुट अप किया जाता है। और इस रिफ्लेक्शन की फिनोमिना पे बेस्ड ही हम बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। इनमें बड़ी सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है मिरर, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, अपने घरों में भी है। और इसके बिना शायद आप जो अपने आप को सुंदर मानते हो वो आप नहीं मान पाते। अगर आपके पास ये मिरर नहीं होता तो फिर कोई दूसरा ही कहता है कि आप सुंदर हो। तो मिरर आपको बताता है कि हम कितने सुंदर है। तो ये मिरर बेसिकली इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? इसके पीछे प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अपन ये मिरर भी पढ़ेंगे। ये मिरर भी आपके दो तरह के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिरर मिलते हैं मार्केट में, बट उनकी ब्रॉड लेवल पे अगर जाएं तो दो तरह के होते हैं, फ्लैट मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो अपन बात करते हैं अब इसके लॉ की कि ये रिफ्लेक्शन ऐसे नॉर्मली हो जाता है क्या, या कुछ इसके साथ अपन बातें लगाएं या इसके साथ कुछ नियम कायदे कानून लगाएं। क्या कायदे कानून लगा सकते हो आप रिफ्लेक्शन के साथ में, वो कायदे कानून देखते हैं अपन। क्या कायदे कानून है, यानी लॉ और तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ये थोड़ा सा देखते हैं। देखो मैंने यहाँ दो सरफेस ली है, एक फ्लैट सरफेस ली है और एक कर्व्ड सरफेस ली है। दोनों के साथ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होंगे। यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फ्लैट सरफेस के लिए भी वैलिड है और कर्व्ड सरफेस के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अगर मैं इस फ्लैट सरफेस को कंसीडर करूं तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये सरफेस है ऑब्वियसली। इन सेम फैशन इफ आई कंसीडर द स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस दिस इज द रिफ्लेक्टिव सरफेस, ओके, and this is the incident ray and this is the reflected ray and this is normal। and you have to remember one thing for normal for curved surface कि कर्व सरफेस के लिए जो नॉर्मल होता है ना वो हमेशा कहां किससे मीट होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस सेंटर से। यानी कर्व सरफेस जिस भी स्फीयर की या जो भी आपने स्फीयर लिया था कर्व सरफेस बनाने के लिए, उस स्फीयर के या उस कर्व सरफेस के हमेशा कहां पर मिले कोइंसाइड करेगा नॉर्मल, वो कोइंसाइड करेगा उसके सेंटर पे।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों सरफेस, चाहे आपने फ्लैट ली हो या स्फेरिकल ली हो, दोनों के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितने एंगल से लाइट रे आ रही है सेम एंगल से लाइट रे जाएगी। ठीक है, अब यहां कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, सपोज दैट ये नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बना रही है 30 डिग्री एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा भाई बताइए, ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, सॉरी 30 डिग्री होगा, क्योंकि अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, I इज इक्वल टू R। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ना बनाकर आपको न्यूमेरिकल में दे दे कि साहब ये सरफेस के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए सरफेस के साथ में रे बना रही है एंगल 30 डिग्री, तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में कितना है भाई, क्योंकि नॉर्मल तो ऑब्वियसली कहां पर है, 90 डिग्री पे, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। सो व्हाट अबाउट द इक्वेशन, R इज आल्सो 60 डिग्री। तो वी यहां पर हम क्या कंक्लूड करते हैं, ये कंक्लूड करते हैं कि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। ओके, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि एंगल जो क्रिएट होगा वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में होगा। और अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन की जो इंसिडेंट रे वो सरफेस के साथ एंगल ड्रॉ कर रही है, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल विद नॉर्मल, आपको नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपको फाइंड करना होगा। तो ये फर्स्ट लॉ है। आप इसको कई बार साइन की फॉर्म में भी दे सकते हो, तो आप इसको ये भी बता सकते हो sin I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर sin R। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ कहता है कि देखो अगर मैं यहां एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं, तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो देखो ये रे है, ये ऐसे आ रही है, y से आ रही है और y में जा रही है, सरफेस जो है वो आपकी x पे है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल है ये y के अलोंग है। तो आप कह सकते हो कि अगर दो कोऑर्डिनेट आपके मिल जाए, x y मिल जाए, y z मिल जाए, z x मिल जाए, तो दो कोऑर्डिनेट जहां पर भी मिल जाता है, एक कोऑर्डिनेट की तो लाइन होती है और दो कोऑर्डिनेट वाली लाइन ज्वाइन होके क्या बनाती है, प्लेन बनाती है। दो लाइन अगर ज्वाइन हो जाती है तो ऑब्वियसली प्लेन बनाती है। ज्यादा मैथमेटिक्स मुझे आती नहीं है, लेकिन अपनी थोड़ा सा ये पता है कि अगर दो लाइन ज्वाइन हो जाती है तो क्या बन जाता है, प्लेन बन जाता है। तो आप कह सकते हो देखो यहाँ ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये दोनों इसी प्लेन में तो लाई कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो इंसिडेंट रे IR, रिफ्लेक्टेड रे RR एंड नॉर्मल all are in a same plane, सेम प्लेन। जैसा आपने यहां क्वेश्चन में अगर अपन ने ऑब्जर्व किया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन ले लिया अपन ने यहां पर। ठीक है, तो ये सारी जो आपने यहां पर किया है, तामझाम किया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। और उसके बाद में अपन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिफ्लेक्शन की फिनोमिना में लाइट के कुछ भी चेंज नहीं होता है। देखो यहां फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, तो फिर चेंज क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो लाइट की अनचेंज प्रॉपर्टी क्या है, अनचेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, ये तीनों चीजें लाइट की क्या रहती हैं, अनचेंज रहती है। यानी आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन फिनोमिना कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। फ्रीक्वेंसी को आप किससे डिनोट करते हो, तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा हूं मैं यहां पर, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा हूं। देखो अनचेंज की बात करें अपन, अनचेंज की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट कर रहा हूं, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं और स्पीड को मैं c से डिनोट कर रहा हूं। ये तीनों चीजें लाइट की क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना में फिर चेंज किसमें होगा, चेंज किस क्या आएगी,
चेंज होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो चेंज क्या होगी भाई, इसकी डायरेक्शन। तो आपको ये चीजें ध्यान रखने हैं, तो डायरेक्शन चेंज होगी। अब अपन बात करते हैं, ये तो लॉ हो गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये लॉ बहुत आपको यूजफुल होगा कि इसकी हेल्प से अपन आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं।